गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 3 अगस्त है, तो आप सभी अब अपनी क्लासेस के लिए रेडी होंगे आई थिंक। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास करंट अफेयर्स की। तो आज उससे पहले हम कुछ जो इतिहास में आज के दिन जो चीज़ें हुई थी पहले वो देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज ही के दिन कोलंबस ने भारत को खोजने के लिए यात्रा शुरू की थी, लेकिन वो भारत को तो नहीं खोज सके। वो भटक कर किस कहाँ की खोज की कोलंबस ने फिर अमेरिका की खोज की थी। वो 90 नाविकों के साथ 3 छोटे जहाज, नाम क्या था उन 3 जहाजों का? नीना, पिंटा और सांता मारियो। इन तीनों जहाजों के साथ भारत को ढूंढने के लिए प्रस्थान किया था उन्होंने, लेकिन वो भटक कर अमेरिका पहुंच गए थे। उसके पश्चात कहा जाता है कि अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की है। नेक्स्ट है, उत्तरी ध्रुव पार करने वाली पहली सबमरीन आज ही के दिन यूएसए की नाटलिस बनी थी। ठीक है दोस्तों, यूएस उत्तरी ध्रुव को पार करने वाली सबमरीन कौन बनी थी? नाटलिस सॉरी। तो अब हम अपना करंट अफेयर स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने किसको हराकर 100वीं वर्षगांठ स्पेनिश हॉकी फेडरेशन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2023 अपने नाम किया? तो जो स्पेन की टीम है दोस्तों, जैसे हमें टूर्नामेंट के नाम से ही पता चल रहा है, स्पेनिश हॉकी फेडरेशन इंटरनेशनल टूर्नामेंट, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें स्पेन की टीम तो पार्टिसिपेट करेगी। तो भारतीय टीम ने स्पेन को हराकर 100वीं वर्षगांठ स्पेनिश हॉकी फेडरेशन टूर्नामेंट अपने नाम किया था। फाइनल मुकाबले में भारत ने स्पेन को 3-0 से हराकर अब खिताब अपने नाम किया था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? यह टूर्नामेंट स्पेनिश हॉकी महासंघ की 100वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया था। तो यह आयोजन भी इसका कहाँ हुआ? स्पेन में। भारत 4 मैचों में 8 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा प्रतियोगिता में, और स्पेन और इंग्लैंड की टीम 4 मैचों में 4-4 अंक लेकर एक स्थान पर रहे, और मेजबान स्पेन इसमें दूसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगस्त 2023 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के 692 करोड़ रुपए की कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? और स्वच्छ गंगा के लिए कौन सी परियोजना है दोस्तों? आपको ये भी याद रखना है, नमामि 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 गंगे परियोजना किसके लिए है? स्वच्छ गंगा मिशन के लिए ही नमामि गंगा परियोजना लॉन्च की थी, जब मोदी गवर्नमेंट का पहला टर्म आया था, पहले टर्म में आए थे तब उन्होंने दी थी। तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के 692 करोड़ की 7 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति की 50वीं बैठक डीजी एनएमसीजी श्री जी के कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की डीजी कौन है? तो सी जी अशोक कुमार उनके डीजी हैं। तो बैठक में करीब 692 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई थी। 7 परियोजनाओं में से 4 परियोजनाएं कहां से हैं? 4 परियोजनाएं उत्तर प्रदेश से हैं। और बिहार से कितनी है? बिहार से, और बाकी बिहार से हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में सीवेज प्रबंधन से संबंधित हैं ये परियोजनाएं। जो ये 7 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है, ये किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश और बिहार में सीवेज प्रबंधन से संबंधित है ये सभी। इस परियोजना का लक्ष्य भारत में मीठे पानी के संसाधनों और इसकी जैव विविधता का विकास करना है। एनएमजीसी ने अब तक लगभग 38,126 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 452 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है, जिनमें से 254 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। टोटल 452, 254 उसमें से पूरी हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 30 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री कमांड सेंटर सीएम डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है? तो जो मुख्यमंत्री कमांड सेंटर, याद रखना दोस्तों, और सीएम डैशबोर्ड, इनका उद्घाटन कौन से राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है? तो जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा
उनके द्वारा कमांड सीएम कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड का उद्घाटन किया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इनका उद्घाटन किया। सीएम ने इन्हें किस लिए किस लिए किया गया है इनका उद्घाटन, बताओ। ये बनाई किस लिए गई है सीएम डैशबोर्ड, और ये इन्हें आम लोगों की समस्याओं के समय पर समाधान के लिए एक बनाया गया है। ठीक है दोस्तों। कमांड सेंटर और डैशबोर्ड से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन व मूल्यांकन मासिक रैंकिंग और ग्रेड के माध्यम से किया जाएगा। इसमें कमांड सेंटर और डैशबोर्ड का उपयोग मासिक रैंकिंग ग्रेड के माध्यम से पुलिस सेवा किस कौन कौन से विभाग में ग्रेडिंग की जाएगी, नगर निगम, पुलिस सेवा और विकास प्राधिकरणों में कार्यरत अधिकारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए भी किया जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा शहर भारत की पहली IAU 50 किलोमीटर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। ऑप्शंस गिवन है हमारे पास, लखनऊ, मुंबई, हैदराबाद, इंदौर। बताइए कौन सा आंसर सही है। तो जो हैदराबाद है दोस्तों वो IAU 50 किलोमीटर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। हैदराबाद कब होगी ये? 5 नवंबर को होगी ये। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक यूनियन की एजेस फेडरेशन लाइफ इंश्योरेंस 50 किलोमीटर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इस मीट में कई भारतीयों के अलावा कहां कहां के धावक भाग लेंगे? अमेरिका, जर्मनी, जापान, चीनी ताइपे, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ग्रेट ब्रिटेन के अलावा विश्व के अन्य देशों के धावक इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। प्रतियोगिता में मास्टर वर्ग में केवल 4 श्रेणियां होंगी, व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में पुरुष महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, म्यांमार जुंटा। म्यांमार दोस्तों भारत में नॉर्थ ईस्ट का पड़ोसी देश है, और वहां पे फिलहाल क्या हो रहा है? सेना ने वहां का तख्ता पलट कर दिया था। पहले वहां की कौन शासन कर रहा था वहां पे? वहां पे चुनी हुई गवर्नमेंट थी दोस्तों। उसके बाद में वहां पे तख्ता पलट कर दिया था सेना के द्वारा, जिसे हम जुंटा बोलते हैं। तो संयुक्त म्यांमार जुंटा ने आपातकाल की स्थिति को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। तो म्यांमार में आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? म्यांमार की राष्ट्रीय तो फरवरी 2021 में वहां इमरजेंसी की घोषणा हुई थी। म्यांमार की राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा परिषद ने आपातकाल की स्थिति को देखते हुए 6 महीने के लिए आपातकाल को बढ़ा दिया है। इस कदम से वहां चुनाव में देरी होने की उम्मीद है। जुंटा ने अगस्त 2023 तक चुनाव करवाने का वादा किया था। आपातकाल की स्थिति के बढ़ने के निर्णय की घोषणा कार्यवाहक राष्ट्रपति माइंट स्वे ने की। पहले वहां पे किसकी पार्टी रूल कर रही थी? आंग सू की कौन है दोस्तों? ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थी है सॉरी, काफी पॉपुलर रही हैं। म्यांमार के संविधान के अनुसार शुरुआत में 1 वर्ष के लिए आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, और आमतौर पर NDAC के विवेक पर इसे अधिकतम 2 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। जुंटा शब्द का अर्थ क्या है? जुंटा शब्द का अर्थ है बैठक या समिति, और जिसका नेतृत्व सेना के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रीय मूल्यांकन और पर्यायन परिषद के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो गणेशन कन्नाबीरन है उन्हें NAAC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये क्या काम करती है ये संस्था? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। कहाँ पे है? पहले तो तिरुचिपल्ली में ये वरिष्ठ प्रोफेसर हैं फिलहाल। इन्होंने रिसर्च और कंसल्टेंसी में डीन, NIT त्रिची, NIT पुदुचेरी के प्रभारी निदेशक के रूप में कार्य किया है। भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन और मान्यता देने के लिए जिम्मेदार है कौन? राष्ट्रीय मूल्यांकन और पर्यायन परिषद NAAC। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त संस्था है। नेक्स्ट है दोस्तों,
किस केंद्रीय मंत्री ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? कौन सा ऐप? उल्लास। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान कौन है भारत के? धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री हैं। तो याद रखना, शिक्षा मंत्री कौन है भारत के? धर्मेंद्र प्रधान। पहले स्मृति ईरानी थी फर्स्ट टर्म में, वही आंसर मत चिपका देना भाई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के लोगो, स्लोगन और मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। उल्लास का मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, उल्लास की फुल फॉर्म क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ये उल्लास की फुल फॉर्म है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगी नेक्स्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहल बुनियादी साक्षरता को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है। उल्लास को शुरू किस लिए किया गया है? बुनियादी साक्षरता को मजबूत करने के लिए उल्लास को शुरू किया गया है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर या iOS ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है, भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर से किया जा रहा है? G20 से रिलेटेड दोस्तों जो भी क्वेश्चन रहेगा आने वाले सभी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि G20 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है और इनके जो मीटिंग्स हो रहे हैं उनका आयोजन भारत में किया जा रहा है। तो सभी G20 से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे से करें। एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में कहाँ? गुजरात के गांधीनगर में किया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने G20 एम्पावर डिजिटल इंक्लूजन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। तो आपको इससे यह भी पता चलेगा कि भारत की महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? भारत की महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी है। और इन्होंने कौन से ऐप को लॉन्च किया है? एम्पावर डिजिटल इंक्लूजन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन की थीम क्या थी? महिला नेतृत्व का विकास, टिकाऊ समावेशी न्याय संगत वैश्विक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। महिलाओं से रिलेटेड दोस्तों जो भी क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि आजकल भारत में वुमेन एम्पावरमेंट का काफ़ी काम हो रहे हैं, तो याद रखिएगा। इस सम्मेलन की थीम थी महिलाओं का नेतृत्व वाला विकास, टिकाऊ समावेशी और न्यायसंगत वैश्विक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है। संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक सीमा बहुस ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। तो संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी निदेशक कौन है? सीमा बहुस। नेक्स्ट है, वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे 1 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत वर्ष 2012 में हुई थी। इस दिवस का आयोजन फेफड़ों की घातक बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, यह एक वैधानिक संगठन है जिसका गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री अब है नरेंद्र मोदी, तो वहाँ के अध्यक्ष हैं। तो ये ऑप्शन ठीक है, जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो गलत है। केंद्र ने प्रोजेक्ट टाइगर डिवीजन को प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ विलय कर दिया है। विलय के बाद पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक नया प्रभाग बनाया गया है। नए डिवीजन का नाम क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन। प्रोजेक्ट एलिफेंट के कर्मचारी और प्रभाग प्रमुख अब अतिरिक्त वन महानिदेशक प्रोजेक्ट टाइगर पीटी को रिपोर्ट करेंगे। महानिरीक्षक वन परियोजना निदेशक प्रोजेक्ट एलिफेंट पीटी एंड ई प्रभार के प्रभारी होंगे। पीएम मोदी इसके प्रमुख हैं। राष्ट्रीय वन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गठित एक वैधानिक संस्था है। कब गठित है दोस्तों? 1986 नहीं, 1972 के तहत गठित है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है हमारे पास, इस साल स्तनपान सप्ताह
1 अगस्त को शुरू होता है और 7 अगस्त को समाप्त होता है। इस वर्ष की थीम है लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क वर्क। ठीक है दोस्तों, तो दोनों ऑप्शंस ठीक हैं। इस साल स्तनपान सप्ताह 1 अगस्त को शुरू होकर 7 अगस्त तक मनाया जाएगा। और जो अब की बार की थीम है दोस्तों क्या है, लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क और वर्क। वर्क वर्क का यूज 2 बार हुआ है, तो ये थीम है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चलो देख रहे हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख ले रहे। विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल बच्चों के लिए नियमित स्तनपान पर जोर देने के लिए दुनिया भर में अगस्त महीने के पहले हफ्ते में मनाया जाता है। 1 अगस्त को शुरू होता है, 7 अगस्त को समाप्त होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्तनपान बाल स्वास्थ्य और जीवन बचाने के लिए सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। विश्व स्तनपान सप्ताह विश्व अभियान विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनिसेफ और कई स्वास्थ्य मंत्रालयों और सिविल समाज के साथ ही संबोधित किया जाता है। इस वर्ष की थीम है, हमने ऊपर देखा, लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग वर्क एंड वर्क। वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन के अनुसार विश्व स्तनपान समारोह सप्ताह का शुभारंभ आरंभ कब किया गया था? 1992 में इसका आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्रोएशियाई ओपन 2023 के फाइनल में एलेक्सी पोपेरिन ने किसे हराया? तो जो स्टेन वावरिंका हैं उनको एलेक्सी पोपेरिन ने हराकर खिताब अपने नाम किया। कौन सा खिताब? क्रोएशिया ओपन 2023। विनर कौन रहे? एलेक्सी पोपेरिन। एलेक्सी पोपेरिन ने फाइनल में स्टेन वावरिंका को हराया। एटीपी 2050 उमंग में स्टेन वावरिंका के खिलाफ फाइनल जीतने के बाद एलेक्सी पोपेरिन ने क्रोएशिया अपना खिताब अपने नाम किया। एलेक्सी पोपेरिन ऑस्ट्रेलियाई पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं ये? ऑस्ट्रेलिया के। तो अब हम फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो क्वेश्चंस हमने किए अब तक। भारतीय महिला हॉकी टीम ने किसको हराकर 100वां स्पेनिश हॉकी फेडरेशन टूर्नामेंट अपने नाम किया? स्पेन को हराकर। नेक्स्ट है, अगस्त 2023 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के लिए 692 करोड़ की कितनी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई? तो ये है 7, जिनमें से 4 उत्तर प्रदेश में है, 3 बिहार में है। और ये किससे रिलेटेड है? सीवरेज समस्या से निपटने के लिए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड की शुरुआत की है? तो जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। कौन सा शहर भारत की पहली एयू 50 किलोमीटर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? हैदराबाद शहर इसका आयोजन करेगा। म्यांमार जुंटा ने आपातकाल की स्थिति को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। कब लागू हुई थी? यह फेब 2021 में लागू हुई थी। राष्ट्रीय मूल्य प्रत्ययन परिषद NAAC के नए निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? गणेशन कन्नाबीरन को यहाँ का निदेशक नियुक्त किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किस केंद्रीय भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया? गुजरात के गांधीनगर में। और इसमें किसने पार्टिसिपेट किया भारत की तरफ से? महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने। वर्ल्ड कैंसर लंग्स डे कब मनाया जाता है? 1 अगस्त। केंद्र ने प्रोजेक्ट टाइगर डिवीजन को किसके साथ विलय कर दिया है? प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ विलय कर दिया है। इस साल स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक। क्रोएशिया ओपन 2023 के फाइनल में एलेक्सी पोपेरिन ने किसे हराया? स्टेन वावरिंका को हराया। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल हम आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।